प्यारे साथियों, जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज से हम सभी लोग अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से एक नई शुरुआत करते हैं और वह शुरुआत क्या होगी? पेट परीक्षा 2025 के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, तैयार करेंगे और विगत वर्षों में पूछे गए सवालों को भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और ध्यान रहे, एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा देख कर जाना है। जो मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं, उस प्लेलिस्ट में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जीएस के रखे जाएंगे ताकि आपकी परीक्षा में जीएस से शर्मिंदा ना होना पड़े। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग जीएस यानी सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कहता क्या है। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा का है। देखिए, कह रहा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपको बताना था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो देखिए बुद्ध, धम्म और संघ है। महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ है। कहते हैं नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। यानी संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये उन्होंने कहा। अब देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हो गए, आपको समझ में आ जाएगा। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पर या कहलाता है, कहाँ पर दिया गया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ है कहाँ पर? तो सारनाथ कहाँ पर है भैया? वाराणसी में है। सारनाथ कहाँ पर है? बनारस में है, वाराणसी में है। अगर हम कहें महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो भैया आलार कलाम थे। कौन थे भैया? आलार कलाम थे। महात्मा बुद्ध के पहले गुरु आलार कलाम थे। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग क्या कहलाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। महाभिनिष्क्रमण कहलाता, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाती है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? महापरिनिर्वाण कहलाता है। क्या ये बातें समझ में आ जाएगा? तो चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको इस वीडियो के माध्यम से हल कराया जाने वाला है। यदि अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जैसे ही मैं अपलोड करूं वीडियो के माध्यम से आप तक समय से पहुंच जाए। बेल आइकन यानी घंटा भी दबा लें। बेल आइकन घंटा दबा लेंगे तभी नोटिफिकेशन पहुंचेगा भैया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक ये वीडियो पहुंचता रहेगा। चलिए चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम व लैब्राडोर जलधाराएं हैं। कहता है गल्फ स्ट्रीम, देखो गा से गल्फ और गा से गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है और लैब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है। इसे आपको याद करना है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है और लैब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है। कह रहा कि सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहां पर है? ये आपको बताना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय कहां है? तो जिनेवा में। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत परीक्षाओं में आपके पूछा जाता है। बहुत परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता रहता है कि भैया विश्व मौसम विज्ञान का संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो आपको याद कर लेना कहां पर है? जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान का संगठन मुख्यालय कहां है? जिनेवा में। और जिनेवा में अगर हम बात करें तो शरणार्थी मुख्यालय है। शरणार्थी मुख्यालय है। रेड क्रॉस मुख्यालय है। रेड क्रॉस मुख्यालय है। मौसम विज्ञान मुख्यालय है। मौसम विज्ञान मुख्यालय है। और कहें व्यापार मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय है। विश्व व्यापार, शरणार्थी, व्यापार, रेड क्रॉस, मौसम और बौद्धिक संपदा मुख्यालय है। बौद्धिक संपदा मुख्यालय है और भी बहुत सारे मुख्यालय है। पास में श्रमिक संगठन मुख्यालय है। श्रमिक संगठन मुख्यालय है। तो ये सभी मुख्यालय आपके कहां पर है? जिनेवा में है, जिसे आपको याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। विश्व शरणार्थी संगठन मुख्यालय, स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय, व्यापार संगठन मुख्यालय, स्वास्थ्य संगठन नहीं लिखा गया तो स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय,
स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय, तो सभी मुख्यालय लगभग लगभग आपको जिनेवा में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता 11वीं अनुसूची संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है ये आपको बताना था। तो आप देख पा रहे हो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। अब देखो 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, आपसे परीक्षा में पूछा था, पेट में पूछा था 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का विषय जोड़ा गया। कुल कितने विषय पंचायतों को दिए गए कार्यक्षेत्र? 29 विषय दिए गए कार्यक्षेत्र। यहीं पर अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची जो है नगर पंचायत या नगर पालिका संबंधी नगर पंचायत संबंधी उल्लेख है। पंचायती राज व्यवस्था नगरीय प्रशासन के बारे में बात करता है। और कुल कितने विषय हैं? तो 18 विषय। और इसे 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। किसे? 12वीं अनुसूची को। अनुसूचियां कुल कितनी है आपको पता होना चाहिए, 12 अनुसूची है। संविधान के निर्माण के समय कुल कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। ये बातें समझ में आ जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे पेट की परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको लेखपाल का पेपर देना है, तो पंचायती राज व्यवस्था आपको याद होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता समिति की सुझाव पर, या बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। आगे चलते हैं। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था भैया, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला में, और 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था का अनुच्छेद बता दीजिए। अगर हम कहें ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ग्राम पंचायतों का गठन की बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। अगर पंचायती राज व्यवस्था संबंधी वर्णन किन किन अनुच्छेदों में है, तो भैया 243 से 243 ओ तक है। इतना आपको तैयार हो जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है भारत में नागरिकता का प्रावधान, भारत में नागरिकता का प्रावधान कहां से, भारत में नागरिकता का प्रावधान है। तो भैया भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल नागरिकता का प्रावधान है। और भारत में नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो इंग्लैंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंग्लैंड कह सकते हैं, या आप ब्रिटेन कह सकते हैं, या आप इसे जो है इंग्लैंड ब्रिटेन इसे कह सकते हैं। कहां से लिया गया भारत में नागरिकता का प्रावधान? इंग्लैंड या ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है, तो भैया भाग 2 में है। किस भाग में है? भाग 2 में है। भारत में नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में है। और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। कहाँ की दोहरी नागरिकता का प्रावधान? अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ये बात समझ में आ जाए। चलो, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी, या मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। एक मौलिक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार। कौन सा भैया? संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। कौन सा अधिकार? विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। और इसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, या ए में रखा गया है। पहले यह भाग 3 में हुआ करता था मौलिक अधिकार, अब भाग 12 में चला गया है। और पहले अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, अब यह अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत चला गया है। कौन सा अधिकार? जो संपत्ति का अधिकारी। अब वर्तमान में कुल मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। बाकी डिटेल में बात होती रहेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन।
प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 19(1) या आप का कह सकते हैं 19(1) का के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 19 क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 19(1), 19(a) कह लो, 19(a) कह लो, 19(b) कह लो, 19(b), 19(c), D, E, F तो निश्चित हो गया है और F के बाद G आ गया है। देखिए 19(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(a) है प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, आप ऐसे याद कर लो, बोलने की स्वतंत्रता, RTI डालने की करने की स्वतंत्रता और झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(a) के तहत है। अनुच्छेद 19(b) के तहत बिना हथियार एकत्रित होने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(b) है बिना हथियार एकत्रित होने की स्वतंत्रता। C है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। D पर कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। E पर निवास करने की स्वतंत्रता और G जो है रोजगार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 समझ में आ गया होगा आपको। अनुच्छेद 19। चलिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है किस अनुच्छेद में? तो भैया अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित संरक्षण अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 है। अब देखो हितों का संरक्षण 29 है और शिक्षा संबंधी संरक्षण 30 अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अब देखो क्या रहा? ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक कहलाता है कौन सा ब्लड बैंक कहलाता है भैया? प्लीहा, स्प्लीन, जिसे हम तिल्ली कहते हैं, जैसे तिल्ली, स्प्लीन या प्लीहा कहते हैं तो ब्लड बैंक। ब्लड का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो प्लीहा को, स्प्लीन को या तिल्ली को। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली को कहा जाता है। बात समझ गए? रक्त का पीएच मान क्या होता है भैया? रक्त का पीएच मान देखो, रक्त हो या आंसू दोनों प्यार में बहता है, दोनों का पीएच मान क्या होता है? 7.4। रक्त हो या आंसू दोनों प्यार में ही बहता है, प्यार में बहता है। बात समझ रहे हैं? प्यार में बहता है, रक्त हो या आंसू। अब नहीं मिलेगी तो काट दोगे और मिलेगी तो बाद में क्या करोगे भैया? आंसू बहेगा, आदि सारी चीजें, मतलब ढेर सारी समस्याएं हैं। रक्त हो या आंसू दोनों का पीएच मान क्या होता है? 7.4। और दोनों कहां पर बहता भैया? प्यार में बहता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा बताओगे आप, रक्त का पीएच मान 7.4 है तो नींबू का पीएच मान क्या होगा? तो भैया नींबू का पीएच मान 2.4 होगा। और शराब का पीएच मान क्या होगा? शराब का पीएच मान 2.8 होगा। और सिरका का पीएच मान अगर हम बात करें, सिरका का पीएच मान 3 होगा। और मानो मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 4.8 से 8.4 होता है। और उसके बाद दूध का पीएच मान क्या होता है भैया? दूध का पीएच मान 6.4 होता है। जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। और उसके बाद रक्त या आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। और उसके बाद मानो लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। और समुद्री जल का पीएच मान जो है 7.5 से 7.4 समथिंग 8.4 होता है। क्या होता है भैया? 8.4 समुद्री जल का पीएच मान। क्या बातें समझ गए? यहां से एक सवाल आपके परीक्षा में आता है जिसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? जड़त्व के, देखो यह स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-2, 4-4 सवाल हर एक सब्जेक्ट से भरे इसमें पड़े हैं और महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दें और अपने मित्रों को जरूर सेंड कर दें ताकि उनको भी पेट में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला कहता है जड़त्व का नियम की खोज किसने की थी? भैया जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने। और जड़त्व के नियम की खोज न्यूटन। कौन भैया? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहलाता है। क्या कहता है भैया? फर्स्ट लॉ कहलाता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जड़त्व का नियम कहता है। कोई वस्तु किसी अवस्था में पड़ी हो तो उसी अवस्था में पड़ी रहेगी। यदि विरामावस्था में तो विरामावस्था में पड़ी रहेगी। यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। तो किसने भैया? न्यूटन का यह नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। जैसे देखिए 15 अगला सवाल है, तने क्या रूपांतरण है? तने का रूपांतरण क्या है भैया? तना कौन सा है? आप देखोगे जैसे आलू देखोगे, गंजी देखोगे, मूली देखोगे, आदि सारी चीजें जमीने में तो होती हैं सब, लेकिन सब में अंतर है। मूली ऐसे जमीन के अंदर होता है और आलू ऐसे भी जमीन के अंदर होता है, अदरक ऐसे होता है। तो अब सब चीज जमीन के अंदर है, लेकिन कुछ इसमें जड़ होता है और कुछ इसमें तना होता है। तो देखो आलू जो है तना है और प्याज भी तना है। आलू भी तना है, प्याज भी तना है। आलू तना है, प्याज तना है, लेकिन आलू क्या है? कंद है और प्याज क्या है? सलकंद है। अब देखो कंद प्रकंद, एक होता है प्रकंद होता है और एक सलकंद होता है। आलू और गंजी जो है ये स्कंद है। अगर हम कहें अदरक,
अदरक, हल्दी, हल्दी ये सभी क्या है भैया प्रकंद हैं। और प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन की बात करें, लहसुन, प्याज और लहसुन ये सभी क्या हैं सलकंद हैं। समझ में आ जाएगा। आलू का खाने वाला भाग क्या है भैया कंद है, जिसे तना कहते हैं। अब मूली देख लो, जमीन में हचाक दे नीचे की ओर गई है, जमीन में एकदम जमीन की ओर घुस गई है, ऐसे है, तो इसमें क्या भैया ये जड़ होता है। मूली, गाजर ये सभी क्या होते हैं जड़ होते हैं। क्या ये आपको समझ में आ जाएगा, नोट कर लो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं टीबिया नामक हड्डी, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। भैया टीबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है, तो भैया टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। टीबिया और फेबुला, टीबिया और फेबुला नामक हड्डी कहां पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। टीबिया और फेबुला, देखो पैर की हड्डियों के बारे में मैं आपको चर्चा कर दूं। जैसे आपका ये पैर है, तो यहाँ देखो ये सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, उसके बाद यहाँ पर एक हड्डी पटेला होती है, ये फीमर है, एक हड्डी पटेला होती है, फिर टीबिया और फेबुला होता है, फिर उसके बाद जो है उसके बाद आपका आता है टार्सस, मेटाटार्सल, उसके बाद क्या आता है भैया टार्सल सब मेटाटार्सल आता है, उसके बाद फ्लैंजिस आता है। बात समझ गए। देखो फीमर एक हड्डी होती है, फिर पटेला एक हड्डी होती है, टीबिया और फेबुला 2 हड्डी होती है, टार्सल्स जो है 7 हड्डी होती है, उसके बाद मेटाटार्सल्स जो है कार्पल्स होता है, कार्पल्स होता भैया, कार्पल्स होता 7 हड्डी होती है, फिर मेटाकार्पल्स जो होती है 5 हड्डियां होती है, फिर फ्लैंजिस जो है 14 हड्डी होती है। तो कुल देखोगे तो 14 5 19, 19 1 20, 20 7 27, 2 29 1 30, एक पैर में कुल 30 हड्डियां होती हैं, तो दोनों पैर मिला के कुल 60 हड्डी होती है। तो अब आपने समझ लिया सबसे बड़ी हड्डी पैर की क्या होती है भैया फीमर होती है, और पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है। और उसके बाद आपका देखो क्या दिया भैया टीबिया नामक हड्डी, टीबिया और फेबुला, टीबिया और फेबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है। जो पैर ठेंगुना के नीचे वाला जो भैया इसमें उसके बाद वाला जब पोंगड़ी कहते हैं, पोंगड़ी, इसमें जो अंगूठे से ज्वाइन है उसे टीबिया, और फेबुला जो कानी अंगुली से ज्वाइन है उसे फेबुला कहते हैं। चलो भोपाल गैस कांड कहां पर हुआ था भैया, तो ये भोपाल गैस कांड तो भोपाल में हुआ था, ये सन 1984 में हुआ था। इसमें कौन सा गैस रिसा हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस का रिसा हुआ था, जिसके काफी हजार लोग की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आज भी मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रभाव भोपाल में दिखता है। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। केल्विन का स्केल में मानव शरीर का तापमान, देखो कितना खतरनाक सवाल आपकी अब की बार एएलपी के परीक्षा में सवाल दिया था। केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो भैया केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है, और फारेनहाइट में आपसे पूछा जाता है तो 98.6 फारेनहाइट होता है, और डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फारेनहाइट में तो 98.6 फारेनहाइट, और केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है। कह रहा 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या होता भैया, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। 1857 की क्रांति यानी विद्रोह जो हुआ था वो किस कारण हुआ था, वो चर्बी युक्त कारतूस, मंगल पांडे आदि सभी लोगों ने चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से काटना मना कर दिया था, आदि सारी चीजों की वजह से चर्बी युक्त यानी 1857 की क्रांति का कारण बना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है एस्कीमो जो आपका है, एस्कीमो बर्फ का मकान कहलाता है। ये भैया क्या कहलाता है भैया, इग्लू कहलाता। क्या कहलाता है, इग्लू। इग्लू क्या है भैया, इग्लू जो है बर्फ का एक मकान है, इसे क्या कहते हैं, एस्कीमो कहते हैं, एस्कीमो। कह रहा अंगूर उत्पादन और मछली पालन संबंधित है किससे किससे, अंगूर उत्पादन और मछली, तो भैया अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है, और मछली का पालन पीसीकल्चर कहलाता है। अंगूर का उत्पादन अंगूर विटीकल्चर, मछली उत्पादन पीसीकल्चर। अगर हम कहें वर्मी कल्चर क्या कहलाता भैया, तो वर्मी केचुआ उत्पादन है। अगर कहें सेरीकल्चर तो क्या भैया, रेशम कीट पालन है, सेरीकल्चर। और एपीकल्चर क्या है भैया, मधुमक्खी पालन है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है, और वर्मी कल्चर केचुआ है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन है, और पीसीकल्चर मत्स्य पालन है, विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। ये सारे आपको विटीकल्चर से याद कर लेना है। आपके प्रश्न में क्रांतियां भी आती हैं, तो क्रांतियां मैं अगले वीडियो में एक प्रश्न डालता हूं जिसके माध्यम से सभी क्रांतियों को आपको मैं समझाऊंगा। अब ये रही बात आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यह वीडियो
वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें सभी क्षेत्र से 2-2, 4-4 प्रश्न रखे गए और उनकी विस्तृत व्याख्या भी दिया गया है। तो ध्यान रहे, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी सेंड करें ताकि उनको भी ये फायदा मिल सके। जो ये मिसलेनियस जीएस का सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन कराया जा रहा है और एक नई शुरुआत की गई है, इस नई शुरुआत के लिए आप एक लाइक जरूर बनता है, एक कमेंट जरूर बनता है। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हो तो अपने मित्रों को भी सेंड करें, मैसेज जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।